ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस द नील बोहर थ्योरी या नील बोहर मॉडल। आफ्टर दैट ओके वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन इन द एटॉमिक मॉडल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं आइसोटोप, है ना, और आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक वेट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे। ठीक है, तो फॉर योर रिकैपिचुलेशन एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइसो जो आपका एटॉमिक नंबर था उसको समझिए। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में, जैसे कोई एटम है, किसी भी एटम में आपका जो एटॉमिक नंबर होता था, एटॉमिक नंबर ये क्या बताता था? एटॉमिक नंबर आप बताता था कि नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या, इसमें कितने प्रोटॉन हैं। ठीक है, क्या बताता था? नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको जेड से डिनोट करते थे, जेड इक्वस टू पी इक्वस टू ई। नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होता है क्या है? आपके नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बताता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वस टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरा चीज होता था कि एटॉमिक वेट। एटॉमिक जो वेट होता है, एटॉमिक वेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, है ना। तो एटॉमिक वेट ये क्या होता है? ये आपको बताता है, ये इक्वस टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वो क्या मिल जाएगा आपको एटॉमिक वेट मिलेगा। ठीक, जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता था, रिप्रेजेंटेशन हम किसी भी एलिमेंट का इस तरीके से करते थे। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है आपका एक्स, ठीक है, तो जो यहाँ पे नीचे लिखा जाता था कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख के रखा है क्या? क्लोरीन का 2040 क्लोरीन है, जैसे लिखा है कि क्लोरीन Cl, क्लोरीन का इधर नीचे लिखा है 20 और ऊपर यहाँ पे लिखा है 40। तो इन दोनों का क्या मतलब है? जो नीचे चीज़ लिखी रहती है इसको ये क्या बताता है? ये आपका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? नीचे जो लिखा रहता है 20, ये क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ऊपर जो चीज़ लिखी रहती है, जो ये 40 है, ये क्या है? ये एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट है। जिससे क्या पता चलेगा कि आपका एटॉमिक नंबर इतना है इसका, क्लोरीन का, और एटॉमिक वेट इतना है। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या के एक क्लोरीन के एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने होते हैं, जो नीचे लिखा है 40। ठीक है, अगर बोला जाए कि एक क्लोरीन है तो वो एक क्लोरीन के एटम में उसका एटॉमिक वेट 40 है, मतलब इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के दिया हुआ है ना, कम दोनों का एडिशन है, मतलब 40-40 20-20। ठीक है, तो एक क्लोरीन में कितना प्रोटॉन होता है? 40 प्रोटॉन। कितना न्यूट्रॉन? 40 न्यूट्रॉन। ठीक, 20 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये बेसिक अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब फर्दर देखेंगे, इसको थोड़ा सा अपन रब करेंगे, फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। चीज़ें यहीं से कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे, उसको समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना, और ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इवन फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होंगे। बात को आप समझिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी परिवर्तित हो रही हैं इन सब चीज़ों से। अब क्या हो रहा है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका आइसोटोप। क्या है? आइसोटोप्स। ठीक है, समस्थानिक, है ना। तो ये क्या होता है आइसोटोप्स, इसको समझिए। आइसोटोप आपका ये चीज बताता है जिसमें नंबर ऑफ क्या होता है आपका जितने भी एलिमेंट हैं या जितने भी पदार्थ हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। क्या होता है आइसोटोप में? क्या होता है कि सभी एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर विल बी सेम, है ना। एटॉमिक नंबर विल बी सेम। तो एटॉमिक नंबर जिनका सेम होगा वो सब क्या कहेंगे? एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटोप कहलाएंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम मतलब क्या? हमेशा याद रखिए, बहुत से स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन होता है। कहाँ? कोई अगर एलिमेंट है, मान लो कि एलिमेंट एक्स है, ठीक है, अब इस एलिमेंट के जो नीचे यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे मान लो लिखा है, जैसे क्लोरीन का ही हम लोग एग्जांपल लें, क्लोरीन का Cl, है ना। तो क्लोरीन में जो नीचे यहाँ पे लिखा रहता है ये 20 और ऊपर यहाँ पे जो लिखा रहता है ये 40। तो जो नीचे लिखा रहता है ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। हमेशा इस तरह से याद रखिए कि एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा रहता है? किसी भी एलिमेंट के कहाँ रहता है? नीचे लिखा रहता है।
ठीक है, बहुत से बच्चों की ये गलतियां हो जाती हैं। दूसरा चीज़, जो एटॉमिक वेट होता है वो हमेशा कहाँ लिखा रहता है? ऊपर लिखा रहता है। तो याद रखिए, किसी भी एलिमेंट को जो नीचे लिखा रहता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा रहता है वो क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप का मतलब ये है, बोल रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट हैं अवेलेबल, है ना, एक एटॉमिक नंबर से लेके आपके बहुत सारे 118 जितने समथिंग है ना, बहुत से जितना भी ब्रह्मांड में एलिमेंट अवेलेबल हैं, तो ऐसे बहुत से एलिमेंट होंगे जिनका एटॉमिक नंबर, ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं, ये क्या होंगी? सेम होंगी। तो ऐसे वो सभी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आपका आइसोटोप्स कहलाएंगे। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब जो चीज़ नीचे लिखी रहती है, एटॉमिक नंबर सेम होने का क्या मतलब है? मैंने क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर में क्या होता है? एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या पता चलती है। ठीक है, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम्स। ठीक, किसी भी एटम में क्या रहेंगे? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे। अगर एक एक एटम लेंगे, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या देखेंगे तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन गैस है जो हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का अगर एक एलिमेंट आप लेंगे, एक एटम लोगे, है ना, एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर AN शॉर्ट में लिखता हूँ, या इसको Z भी लिखते हैं, इक्वल्स टू कितना? 1 होता है। ठीक है, अब इसके जो आइसोटोप होते हैं वो कितने होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं? 1H1, है ना, दूसरा होता है 1H2, है ना, 1 ये नीचे रहेगा, ठीक है, 1H2, और तीसरा आपका होता है 1H3। ठीक है, ये तीनों चीज़ें। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले 1H1 को डिस्कस कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको क्लियर चीज़ें दिखें। इधर मैं वो करना चाह रहा हूँ, 1H1, ठीक है, दूसरा है 1H2, तीसरा है 1H3। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये जो एटॉमिक नंबर है इसका देखिए, हाइड्रोजन का सभी में क्या है? सेम है, 1 है, नीचे भी इधर भी 1, इधर भी 1। ठीक है, इनका क्या चेंज हो रहा है? एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट चेंज हो रहा है। इधर देखो 2 आ गया, इधर क्या आ गया? आपका 3 आ गया। अब यहाँ से समझना है, इसको बोलते हैं, जब 1H1 है तो इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोला जाता है इसको? प्रोटियम, प्रोटियम। दूसरा चीज जो 1H2 हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया, क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर है, तो इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। क्या बोला जाता है? ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। तीसरा है आपका 1H3, है ना, इसको बोलते हैं अपन ट्रीटियम, ट्रीटियम, ट्रीटियम। ठीक है, अब तीनों को ध्यान से समझना है ना। यहाँ से आपको बहुत ही केयरफुल इसको समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। एक चीज़ देखिए, हाइड्रोजन में इनमें क्या हो रहा है कि देखिए, एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या सेम है, 1 नीचे है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? इनका एटॉमिक वेट चेंज हो रहा है, 1 2 3। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस समझिए कि क्या है, कि ये हाइड्रोजन का अगर एक एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम है, तो इसमें क्या हो रही चीज़ें, एक मिनट ऊपर वाली चीज़ को थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा ताकि मैं आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकूँ चीज़ों को, है ना। इसको देखिए, है ना, ये यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका कि क्या हो रहा है। एक चीज़ देखिए, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन का एक एटम हो गया, हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में क्या बोल रहा है कि एक प्रोटॉन होता है ना, मतलब एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, है ना, तो मतलब एक प्रोटॉन हो गया, है ना। अब क्या हो रहा है कि 1H1 में सिर्फ एक प्रोटॉन बस रहेगा, ठीक है, जैसे ये हो गया 1H1 का केस। दूसरा केस क्या हो रहा है कि यही सेम एटम हाइड्रोजन का, यहाँ पे एक आपका क्या, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन आ गया और एक न्यूट्रॉन आ गया, N, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। तो ये 1H2 बन गया, क्योंकि ये देखो एटॉमिक वेट इसका चेंज हो गया, 2 हो गया,
मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जुड़ के यहाँ पे 2 आएंगे, तब तो ये 2 आया। ठीक है, तीसरे केस में क्या हो रहा है, तीसरे केस में आपका ये सेंटर है, न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन तो 1 ही है सभी में, तीनों में, है ना। और यहाँ पे 2 आपके न्यूट्रॉन आ गए, एक N और एक ऊपर N, 2 न्यूट्रॉन, मतलब ये हो गए 1H3। अब यहाँ से समझिए कि हो क्या रहा है चीज़ें। एक न्यूट्रॉन को चेंज होने की वजह से, देखिए, एक न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा एक नया एलिमेंट जन्म ले रहा है, एलिमेंट का निर्माण हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, एक मैं क्या बोला था कि अगर किसी भी मटेरियल के अंदर, अगर एटम की कोई भी एटम के अंदर या तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू अगर चेंज होगी, है ना, तो वो समझिए कि पूरा का पूरा मटेरियल चेंज हो जाएगा, उसकी पूरी की पूरी करैक्टरिस्टिक्स, पूरी की पूरी क्वालिटी, पूरी की पूरी विशेषताएं सब कुछ चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ चेंज होने से, एक न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है ना, तो पूरा दूसरा मटेरियल बन जा रहा है, क्योंकि जो ये आपका प्रोटियम है ना, इसमें 1 न्यूट्रॉन है ना, तो प्रोटियम बना। जब 2 न्यूट्रॉन मिल गए उसमें, है ना, 1 न्यूट्रॉन और एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो वो क्या बन गया, ड्यूटेरियम बन गया, एक नया पदार्थ बन गया, उसके नए यूज है, उसका नया एप्लीकेशन है। जब 1 न्यूट्रॉन और बढ़ गया तो एक नया ट्रिटियम बन गया, उस पदार्थ की अलग क्वालिटी है। तो वही चीज़ मैंने बोला ना कि जितना भी ब्रह्मांड में मटेरियल अवेलेबल है ना, तो वो सभी मटेरियल एक जैसे क्यों नहीं है, या सभी में एक जैसी क्वालिटी क्यों नहीं है, क्या रीजन क्या है उसके पीछे, सब एक जैसे होने चाहिए क्यों नहीं है। मेन कारण ही यही है कि इनके अंदर जो अरेंजमेंट है, हर एक एटम के अंदर, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, और संख्या अलग अलग होने की वजह से उस मटेरियल की करैक्टरिस्टिक्स चेंज हो जा रही है। ठीक है, जैसे आपका प्रोटियम है, प्रोटियम में क्या है आपके पास, प्रोटियम में आपका 1 प्रोटॉन बस है ना, हाइड्रोजन का 1 अगर प्रोटॉन है उसको तो प्रोटियम बोलते हैं। अब इस प्रोटियम में क्या हो रहा है, इसका प्रोटियम का यूज किधर है, प्रोटियम किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन पंप। किस नाम से बोला जाता है कि ये हाइड्रोजन पंप है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्रोटोजॉयल पाया जाता है। इसका आगे चल के इन फ्यूचर आपके स्टमक में, या जो आपकी छोटी आंत या बड़ी आंत होती है ना, तो उसके हम लोग जो एसिड कंट्रोल में यूज कर सकते हैं, स्टमक के एसिड कंट्रोल के रूप में इसका यूज किया जा सकता है, एसिड कंट्रोल के रूप में यूज किया जाता है, यूज किया जाएगा या किया जा सकता है। ठीक है, प्रोटियम का। लेकिन जो आपका ये देखिए, इसमें क्या दूसरा चीज़, जैसे DTO, इसको DTO से डिनोट करते हैं, 1H2 जो है आपका 1H2, इसको DTO बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, इसको हैवी वाटर भी बोला जाता है, हैवी वाटर, भारी जल। अब इसका यूज देखिए कहाँ है, हो क्या रहा है इसमें, सिर्फ और सिर्फ है, ये भी हाइड्रोजन का ही एक रूप है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें 1 से 2 एक क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जुड़ा हुआ है इस मटेरियल के अंदर, है ना, एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन होने की वजह से ये एक अलग मटेरियल बन गया, है ना, मतलब एक हाइड्रोजन था, है ना, हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन था। अब 1 प्रोटॉन जब था तो वो क्या बना आपका, प्रोटियम बना, इसके साथ प्लस 1 न्यूट्रॉन और जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, फिर ये प्रोटियम नहीं रहा, ये फिर आपका DTO बन गया। क्या बन गया, DTO, ड्यूटेरियम बन गया। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहाँ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने में, न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने में, या मंदक के रूप में स्पीड को कंट्रोल करने में इसका यूज होता है, कंट्रोल करने में यूज होता है। ठीक है, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें। तीसरी चीज़, अगर जैसे मान लो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीसरा कि 1H3, तो 1H3 का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी समझते हैं। इसको पूरा अपन थोड़ा सा रब करेंगे ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से मैं समझा सकूँ, है ना। 1H3 जो है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। ट्रिटियम एक्चुअली में क्या है, एक तरह ये आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है ट्रिटियम, आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो ट्रिटियम में जो 1H3 है, 1H3 मतलब हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप्स है,
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी में आप देख रहे हैं कि इसमें एक क्या है, प्रोटॉन है, लेकिन ये आपका जो एटॉमिक वेट हो गया 3 हो गया, मतलब 2 न्यूट्रॉन जुड़ गए, मतलब एक प्रोटॉन इधर था, ये P हो गया, एक न्यूट्रॉन आपका ये था, है ना, और एक न्यूट्रॉन और इधर जुड़ गया, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन आपस में मिलकर 3 बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन है तो ये H3 हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि देखिए जब 2 न्यूट्रॉन और जुड़ गए तो एक अलग मटेरियल आपको प्राप्त हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रीटियम। ट्रीटियम क्या है आपका, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ या मैटर। ये एक अलग टाइप का मटेरियल होता है बेटा, रेडियो एक्टिव। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक इसमें क्या होते हैं कि कुछ वो निकलती रहती हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती रहती हैं, ठीक है। आगे चल के आपको बताएंगे अल्फा बीटा गामा ये सभी चीज़ें रेडियो एक्टिव में। मतलब इसमें एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया था, साइंटिस्टों के द्वारा देखा गया कि इसको एक किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को रख दिया गया और उसके पास में कोई दूसरा पदार्थ रखा था, तो उसमें देखा गया कि ये ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ उसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है चीज़ें, ठीक है। तो उस टाइप के होते हैं, तो उसको अपन डिटेल से पूरा का पूरा चैप्टर ही है रेडियो एक्टिव का, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स वो पदार्थ हुआ, वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है, आपका आइसोटोप बोला जाता है, ठीक। दूसरा चीज़ देखते हैं कि आइसोबार क्या होते हैं। आइसोबार, अब यहाँ से आप एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ को कॉन्सेप्ट बना लीजिए, समझ लीजिए कि जितना भी आपके पास दुनिया में मटेरियल अवेलेबल है, जितना भी मटेरियल अवेलेबल है, किससे मिलके बना है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बना है। अब परमाणु किससे मिलके बना है, आपका प्रोटॉन से, और किससे मिलके बना है, न्यूट्रॉन से, है ना। और यहाँ पे क्या होते हैं, चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन से। अब जितना इसमें प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वेरिएशन होगा, तो एक भी अगर वेरिएशन होगा किसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो आप समझिए कि वो नया मटेरियल बनेगा, और उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होंगी एकदम अलग होंगी एज कंपेयर टू जैसे आपने प्रीवियसली इसको देखा, ठीक है। तो यही कारण होता है कि जितना भी मटेरियल अवेलेबल है ब्रह्मांड में, तो आप किसी को देखते हो कोई बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, किसी में मैग्नेट की प्रॉपर्टी पाई जाती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, कोई रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो वो सब कारण ही मेन चीज़ यही है आपकी, इनकी क्या है, संख्याओं में वेरिएशन, ठीक है। वो अपन जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना, अगर ये चीज़ों को अगर आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं और लेक्चर पढ़ पा रहे हैं, आप चीज़ों को डेप्थ तक समझ पाओगे कि क्या कारण है, मेन रीजन क्या है, अलग अलग मटेरियल क्यों ऐसे होते हैं। तो इसीलिए पहले मैंने क्या किया, इसको केमिस्ट्री को उठाया ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। फिर जब आप करंट वगैरह पढ़ेंगे, मैग्नेट पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसलिए पहले आप बेसिक्स से इसको पढ़ते जाइए और समझते जाइए कि क्या हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। आइसोबार देखते हैं कि आइसोबार क्या होते हैं, ठीक है। आइसोबार में आपका आइसोबार में क्या हो रहा है कि आपका इसमें आइसोबार में एटॉमिक वेट सेम होता है। क्या होता है, एटॉमिक वेट आर सेम, एटॉमिक वेट आर सेम। जिन जिन तत्वों का एटॉमिक वेट क्या होगा, सेम होगा, उनको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक दूसरे को, वो क्या है, आइसोबार है, आइसोबारिक मटेरियल। आपके ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 एग्जाम्पल दे देगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि देखिए क्लोरीन लिखा हुआ है 2040 एंड आपका एक के कितना लिखा हुआ है 9 एंड 14, 9 शायद गलत है, यहाँ पे 14 होना चाहिए, 14 नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना, एक बार देख लेंगे कितना हो रहा है, ठीक है, कि क्या चीज़ है। तो इसको ये चीज़ है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें जो आपका आइसोबार के केस में एटॉमिक जो आपका वेट है वो सेम होता है। एटॉमिक वेट सेम होने का क्या मतलब है, एटॉमिक वेट क्या होता है, फिर से वही सेम चीज़, ये कोई एलिमेंट है, यहाँ पे नीचे लिखा है, जैसे मान लिखो 20, क्लोरीन का ही लेते हैं एग्जाम्पल, क्लोरीन आपके सामने है Cl डिनोट करते हैं, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, बस समझिए। नीचे जो चीज़ लिखी रहती है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है,
ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। मतलब ये बोल रहा है तो आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार वो होते हैं जिसमें ऊपर की चीज जो वैल्यू होती है एटॉमिक वेट वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब जिन तत्वों का ऑप्शन आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जामिनर कि आइसोबार की डिफिनीशन क्या है या आइसोबार की पहचान क्या है, ऑप्शन नंबर 1 एटॉमिक नंबर सेम होता है, दूसरा पूछेगा एटॉमिक वेट सेम होता है, तीसरा पूछेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है या इस टाइप के एग्जाम्पल दे देगा, है ना, कि एक एग्जाम्पल ये दे दिया और दूसरा एग्जाम्पल आपको मान लो कि इधर दे दिया क्या 20 और ये 40 ऊपर दे दिया, मान लो इधर ऐसे दे दिया कि 40 नीचे और इधर क्या किया कोई कंपोनेंट लिया और इधर 20 दे दिया। बोलेगा कि ये क्या है, ये दोनों को कंपेयर करिए और बताइए कि दोनों एलिमेंट ये क्या है, क्या ये आइसोबार हैं, क्या आइसोटोप हैं, क्या आइसोटोन है या आइसो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको जब तक क्लियर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे बताइए। जैसे देखिए इधर क्या है, एटॉमिक नंबर कितना, इसका 20 दिया हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 40 दिया हुआ है। मतलब ये क्या है, आइसोटोप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आइसोटोप की परिभाषा क्या बोलती है, डेफिनेशन, कि इनके एटॉमिक नंबर सेम होने चाहिए। तो ये क्या है, ये आइसोटोप नहीं है। दूसरा चीज देखते हैं कि आइसोबार क्या है। तो आइसोबार क्या बोलता है कि आइसोबार में आपके जो ऊपर की चीजें हैं मतलब एटॉमिक वेट वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 40 है, यहाँ पे 20 है, मतलब ये आइसो क्या है, बार भी नहीं है। अगर इसकी बजाय अगर मैं क्या लिख देता, इसकी बजाय अगर हम लिखते ये K9 और ये 40, ठीक है, तो अब पूछता क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कि ये क्या है ना, क्लोरीन आपका 2040 और ये 9K40 ये क्या है, आप बताइए आइसोटोप है क्या, आइसोटोप नहीं है, क्योंकि जब आइसोटोप का मतलब है कि नीचे की ये दोनों संख्याएं क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अगर नीचे की दोनों संख्याएं सेम है मतलब वो क्या है, आइसोटोप है। ठीक है, अगर ऊपर की दोनों संख्याएं सेम है तो वो क्या है, आइसोबार है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आइसोबार हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आइसोबार है। ओके, ठीक है, तो फर्दर अपन देखते हैं इस चीज को कि ये चीजें क्या हो रही हैं। तो आइसोबार आपका क्या बोल रहा है कि आइसोबार आपको बोल रहा है कि जिसका एटॉमिक वेट सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे एटॉमिक वेट आपका देखिए इसका 40 है और इसका भी 40 है, मतलब ये क्या है, ये दोनों आइसोबार हैं। ठीक है, ओके। जब प्रीवियस क्लास में मैंने हालांकि आपको ये चीज़ें बताई थी कि कैसे निकालना है एटॉमिक नंबर, जो चीज़ था आपका एटॉमिक नंबर, ये नीचे वाली चीज़ एटॉमिक नंबर Z इक्वस टू निकालना था तो P इक्वस टू इलेक्ट्रॉन के होता था, इजीली निकल आता था। अब जब आइसो अपन क्या निकालते थे, एटॉमिक वेट, है ना, ये ऊपर वाला एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट में A इक्वस टू क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, ऊपर की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का क्या होता है, समेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक, तो ये है, तो ये ओवरऑल चीज़ें समझ में आए कि आइसोटोप में और आइसोबार में क्या अंतर होता है। आइसोटोप जो होता है, आइसोटोप मतलब समझिए कि टोपी जो लगता है, तो उसमें क्या होता है, नीचे की वैल्यू जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, दोनों का सभी चीज़ों का सेम होता है। ठीक है, और आइसो जो बार होता है उसमें ऊपर की चीज़ क्या होती है, बार कहाँ होता है, ऊपर होते हैं बाल, है ना, तो ऊपर की चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, फर्दर डिस्कस करते हैं अपन, नेक्स्ट चीज देखते हैं कि आइसोटोन्स क्या होते हैं, है ना, आइसोटोन देखेंगे, है ना, चारों चीज़ों में अंतर पता होना चाहिए, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइसोटोन मतलब जिसमें नंबर ऑफ क्या हो, न्यूट्रॉन सेम हो, है ना, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, मतलब आइसोटोन की अगर कोई बात करता है तो आप समझ जाइए टोन से कि आइसोटोन में नंबर ऑफ मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, सेम होगी। उसको क्या बोला जाएगा कि वो क्या है आपके, वो आइसोटोन है, ना कि वो आइसोबार है और ना कि आइसोटोप है। वो आइसोटोन है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन पूछेगा एग्जामिनर, कमेंट में बताइए न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है। एटम की सरफेस पे, ऑप्शन ए, दूसरा न्यूक्लियस के अंदर, तीसरा
या किसी भी ऑर्बिट में, के ऑर्बिट में, के एल ऑर्बिट में, एन ऑर्बिट में या एम ऑर्बिट में, है ना, या फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ मूव करता रहता है। तो कहाँ पाया जाता है न्यूट्रॉन? हमेशा आपके एटम के अंदर जो सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं आपके क्या, आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं कि आपका कोई ये एटम है, ठीक है, ये एटम है, तो एटम के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। एटम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपका ये प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? आपका प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर और आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ पे आपका ये प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक है, दोनों चीज़ें किसके अंदर पाई जाती हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहता है बाहरी कक्षा में मूव करता रहता है अलग अलग चीज़ों में, उसको अपन फर्दर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको समझने की आपको ज़रूरत है कि क्या चीज़ें, इसलिए प्रीवियस चीज़ों को आप समझिए कि क्या है, कैसे है, क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो ये देखते हैं कि आइसोटोन होता है, मतलब आइसोटोन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहाँ पे सेम होंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये फास्फोरस है 15 से 31, 15 से 31, 15p31, है ना, एक ये हो गया। दूसरा है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सिलिकॉन का है, कितना है, 14 और 31, 14 और 31, इसको समझेंगे कि क्या होता है, 14 और 31, 14 और 31। तो इन दोनों के बीच में ये चीज़ देखते हैं हम लोग कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना पड़ेगा हमें। न्यूट्रॉनों की संख्या जब आप निकालोगे तो देखिए यहाँ पे चीज़ दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 15, 15 मतलब ये दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 15 दिया है, एटॉमिक नंबर ए एन शॉर्ट में लिखता हूँ या जेड लिख दे रहा हूँ कि जेड इक्वल टू कितना, 15 दिया हुआ है। मतलब जेड हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, मतलब इसमें कितने प्रोटॉन हो गए, कितने प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 15 हो गई। ठीक है, और टोटल जो आपका ये दिया हुआ है एटॉमिक वेट, समझिए यहाँ पे एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इक्वल टू दिया हुआ है 31। एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन पता कितना दिया हुआ है 15, तो 15, यहाँ पे देखो एटॉमिक वेट 31 दिया हुआ है 31, तो 31 इक्वल टू कितना हो गया 15 प्लस न्यूट्रॉन, तो इसको इधर ला के माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 31 माइनस 15 कितना आ जाएगा आपका 16, है ना, बराबर कितना बचेगा यहाँ पे 16। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए यहाँ पे 16। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपका ये किसका दिया हुआ है, सिलिकॉन का, कितना 14 और 31, तो 14 और 31 मतलब एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 31, इसका भी एटॉमिक वेट दिया हुआ है 31। ठीक है, लेकिन है ना, अब यहाँ पे देखो नीचे एटॉमिक नंबर दिया है 14, मतलब प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर 14, तो इसका बराबर हो जाएगा कितना, कि हमको पता है कि एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है कितना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमको पता है 14 दिया हुआ है, ठीक है, तो 14 दिया तो मतलब 31 इक्वल टू 14 प्लस n, 14 को इसको माइनस करो, 31 में से 14 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 11 में से ये 7 माइनस कर दोगे, 4 गया 7, इस टाइप से। ठीक है, तो अपन इससे क्या करेंगे, निकाल सकते हैं चीज़ों को कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है, माइनस करके काफ़ी इजी है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ पता चलेगा हमें कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है वो क्या हो गया, आइसोटोन बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह एक फोर्थ चीज़ आपको और देखना है जिसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब है, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेम नंबर ऑफ क्या होंगे इसमें, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, इसके पहले एक बेसिक है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, जैसे आपको मान लेते हैं कि सोडियम, ये हो गया सोडियम Na+, दूसरा हो गया Mg++, फिर हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया ट्रिपल प्लस, इस टाइप से चीज़ें।
है ना। तो ये चीज़ क्या रहेगा कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है ना। प्लस मतलब क्या हो रहा है कि इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या रहता है, बात को समझो। कोई अगर एटम है, जैसे मान लो ये कोई एटम है, एक एटम अपन इसको क्या किए बना दिए, ठीक है। अब एटम के अंदर क्या हो रहा है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के जो बाहरी अलग अलग कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट मैंने बताया है, के ऑर्बिट होता है, के एल एम एन, इस तरफ से अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे पहले एक ये एटम इधर हो गया और एक एटम ये इधर हो गया, ठीक है। एक एटम कहाँ हो गया, ये इधर हो गया, ठीक है। ये एक एटम ये हो गया, दो एटम हो गए, ठीक है। अब बात को समझना है कि जो एटम के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये भी आपका क्या है, न्यूक्लियस है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है ना, या अरेंजमेंट, तो सबसे पहले क्या होता है, जो एटम के पास वाली कक्षा होती है, इनर ऑर्बिट, जो कौन कौन से ऑर्बिट मैंने बताया था कि के ऑर्बिट होता है, के एल एम और एन, ठीक है। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस के पास के होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है, बाहरी कक्षा एन होती है। तो सबसे पहले जो न्यूट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की वो होती है, फीलिंग होती है, वो क्या होती है, न्यूक्लियस के पास होती है, इनर ऑर्बिट में, है ना। कहाँ होती है, सबसे पहले इनर ऑर्बिट में होगी, फिर उसके बाद वाले में, फिर बाद में, सबसे लास्ट में कहाँ होती है आपके, इसमें आउटर ऑर्बिट में, ठीक है। तो जो इनर ऑर्बिट के में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, है ना। कोर इलेक्ट्रॉन जो इनर ऑर्बिट में होते हैं न्यूक्लियस के पास, ये कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनों का आपको पता होता है ना कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल के अंदर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, वन एटम टू अनदर एटम। तो वो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो क्या होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ना कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उनको क्या बोला जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जो मूव करते हैं, जैसे इस एटम से इस एटम में गया, इस एटम से एटम में आएंगे, जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा, तो वो कौन से होते हैं, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ना कि आपके कोर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज तो कि जो बाहरी कक्षा में क्या रहता है, बाहरी कक्षा में मैक्सिमम, बाहरी कक्षा में मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इन आउटर ऑर्बिट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको अपन डिस्कस किए। आगे चल के जब वैलेंसी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपका कि आइसोटोप क्या है। आइसोटोप मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, उसको एटॉमिक नंबर सेम होता है मतलब जो एलिमेंट के नीचे लिखा रहता है, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर होते हैं, वो सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है कि प्रोटॉनों की संख्या का सेम होना। दूसरा चीज हम लोग देखें कि आइसो बार क्या होता है। आइसो बार में क्या डिस्कस किए कि जिसका ऊपर की संख्या सेम होती है, मतलब आपका एटॉमिक वेट सेम होता है। एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो वो जो चीज सेम होता है उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक बार, ठीक है। एटॉमिक आपका आइसोटोन क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है। आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। दूसरी चीज हम लोगों ने आज ये सीखा कि जो न्यूक्लियस के पास एक एटम है, तो एटम के सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिट होता है उसको क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिट। और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है किसी भी एटम के अंदर, वो इनर ऑर्बिट में होती है, उसके बाद आउटर ऑर्बिटों में होती है, ठीक है, जो उसका अपन ने आफ्सा रूल के तहत पढ़ा है, ठीक। तो दूसरा चीज तो कि आउटर जो ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब जो रिएक्शन होती है, मतलब जो इनका इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता रहता है इधर से उधर, एक एटम टू दूसरे एटम, वो कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ना कि इनर ऑर्बिट के। इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है, कोर इलेक्ट्रॉन। आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ना कि इनर ऑर्बिट वाले, ओके।
तो ये रहा चीज़ें, आज के क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। आप इसको पढ़िए और रिवीजन करिए और चीज़ों प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, तब आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत। और इसको चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।